हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एक होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है कॉम्यूटेटिव लॉ? ऑर्डर चेंज किया कि मैट्रिसेस को आगे पीछे कर देते हैं। देखिए अगर दो मैट्रिसेस है हमारे पास ए एंड बी, एक मैट्रिसेस ए है और दूसरा क्या है, तो अगर हम ए बी निकालते हैं तो ए बी जो होगा वो बी ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ए और बी क्या है, दोनों मैट्रिसेस हैं, ए भी मैट्रिसेस है बी भी मैट्रिसेस है, तो पहले ए को लिखते हैं बाद में बी को लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आएगा, और पहले बी को लिखते हैं बाद में ए को लिखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा दोनों बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पहले वाले मैट्रिसेस का रो दूसरे वाले मैट्रिसेस के कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर ए का जो रो है वो बी के कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर बी का रो ए के कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो वो बराबर आएगा ही नहीं। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इसको हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर मान लीजिए हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं, क्या है, तीन मैट्रिसेस हैं, तो अगर थ्री मैट्रिसेस है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव क्या होता है? देखिए अगर पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करें फिर सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बराबर होगा, पहले यहाँ पर क्या किया हमने, बी और सी को मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद जो भी आएगा ए से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर पहले ए और बी को मल्टीप्लाई किया फिर सी से मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑर्डर तो चेंज ही नहीं कर रहे हैं ना, ये ए बी सी है, ये भी तो ए बी सी है। अगर ये बी इधर आ गया ए इधर आ गया तब तुरंत रॉन्ग हो जाएगा, तब बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर ऑर्डर सेम है तो वो बराबर आएंगे। इसी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नोट कीजिए इसको। क्लियर? पक्का? अगर मान लीजिए हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होता है? क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? कुछ बता सकते हैं? व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? बोलिए। हाँ आता तो है मैथमेटिक्स, बताइए। था? अगर तीन मैट्रिसेस है ए, यहाँ पर बी प्लस सी है, तो ये दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा। इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी, हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। लेकिन हाँ ए पहले है ना, तो जब करेंगे मल्टीप्लाई तो ए पहले ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बी को पहले लिखा बाद में ए को लिख दिया, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ए बी प्लस ए सी, ये चीज़ होना चाहिए। और इस लॉ को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है, मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का करिए, इसको भी नोट कीजिए। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, इधर देखिए, एक और लॉ है उसको भी देख लीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिसेस है ए। क्या है? ए एक मैट्रिसेस है। तो इस मैट्रिसेस ए के लिए एक ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिसेस होगी जिसको इस पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस मैट्रिसेस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
एक मैट्रिसेस होगी आई, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिसेस। जैसे कि एक मैट्रिसेस ए है तो उसको लिखने से ए आई अगर हम लिखते हैं तो आई ए भी हम लिख सकते हैं और वो ए के बराबर ही आएगा। ये आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिसेस। और ए क्या है? कोई भी एक मैट्रिसेस है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ए में अगर हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं बाद में रखकर, और यहाँ पर आई को पहले ही रखकर मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमेशा ए ही आता है। समझ में आ रहा? अब आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिसेस क्या होता है? हमने तो पढ़ा था ना आइडेंटिटी मैट्रिसेस क्या होता है। क्या होता है? डायगोनल में 1 होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। वही तो आइडेंटिटी होता था। क्लियर है कि नहीं? आइडेंटिटी क्या होता है कि एक ऐसा मैट्रिसेस जिसके डायगोनल्स में 1 है और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 है, उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। अब आई का ऑर्डर क्या होगा ये भी तो पता होना चाहिए। 2/2 हो सकता है, 3/3 हो सकता है, 4/4 हो सकता है। तो आई ए का जो ऑर्डर होगा आई का भी वही ऑर्डर होगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए, फिर इसको हम प्रूव करते हैं। कोई भी एक मैट्रिसेस ले लेंगे, उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे क्या आता है। क्या? आइडेंटिटी लॉ या फिर लॉ ऑफ आइडेंटिटी के कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया? कोई भी एक मैट्रिसेस लेते हैं, छोटा सा लेंगे, 2/2 ऑर्डर का। 3/3 का लेने का क्या मतलब? सिर्फ चेक ही तो करना है ना। तो 2/2 ऑर्डर का लेकर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मान लेते एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए का ऑर्डर बताइए, कोई भी नंबर बताइए क्या लेना चाहते हैं। 2 3 5 7। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे ए आई, फिर हम निकालेंगे आई ए, फिर हम देखेंगे कि ए के बराबर आ रहा है कि नहीं दोनों। ठीक है, तो ए आई अगर निकालते हैं तो यहाँ पर ए आएगा। ए क्या है? 2 3 5 7। फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। आई के डायगोनल में क्या होना चाहिए? और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? यही तो होने चाहिए। मल्टीप्लाई करें, ये मैट्रिसेस है आपको। ठीक है, इसको मैट्रिसेस कहते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको, उसकी चिंता मत कीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या है? पहला रो, पहले रो को हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि ये किससे मल्टीप्लाई होगा? इससे। तो 2 × 1 2 + 3 × 0, यही तो होगा। फिर पहला रो पहले कॉलम से हो गया, अब पहले रो को सेकंड कॉलम से, तो सेकंड कॉलम स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 × 0 0 + 3 × 1 3। क्लियर? अब पहला रो का हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब सेकंड रो से जैसे स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड रो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 × 1 + 7 × 0 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 5 × 0 0 + 7 × 1 7। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो 2 + 0 2 3 5 7, यही आ गया कि नहीं आ गया? ये तो सेम है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंजेस आया क्या? कोई चेंजेस नहीं आया ना। तो कोई भी अगर मैट्रिसेस है उसमें हम आइडेंटिटी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो क्या आएगा? वो सेम वही मैट्रिसेस आएगा, ए ही आ जाएगा। अगर बी में हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो बी ही आएगा। क्लियर? 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही तो आता है। 10 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 ही आएगा। तो वैसे ये भी है।
ठीक है, ये तो चलिए हो गया ए आई। अब आई ए निकाल के देख लेते हैं, कंफर्मेशन हो जाएगा नहीं भाई मैं सही बोल रहा हूँ। क्यों? आई ए, तो आई हमारा क्या है 1001 और ए क्या है हमारा 2357। चलिए भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। पहला रो पहला कॉलम 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 5 0, 1 इंटू 3 0 इंटू 7 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 5 5, 0 इंटू 3 0 प्लस 1 इंटू 7 2 3 5 7। आया कि नहीं आया? सेम आ गया। इसका मतलब आई से बाद में पहले बाद वाला मैट्रिसेस हो या पहले वाला हो उससे मतलब ही नहीं है, वो हमेशा यही आएगा। जिस भी मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई करेगा वही मैट्रिसेस निकल कर आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। पक्का? क्लियर है ना? चलिए अब हम क्या करेंगे, इन्हीं के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा उसको हम सॉल्व करेंगे। इसको नोट करना है कि नहीं करना है? कर लीजिए इसको। हो गया? क्लियर? देखिए मैथ्स कभी भी टफ नहीं होता। सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा होता है? मैथमेटिक्स। लोग कहते हैं इसको टफ, लेकिन ये टफ नहीं होता है। लेकिन एक छोटा सा कॉर्नर में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ है, वो किसी को दिखता नहीं है। समझा रहा? डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो टर्म्स एंड कंडीशंस है। डेली प्रैक्टिस करेंगे तो मैथमेटिक्स टफ नहीं है। कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। अब क्या करते थे, इसके पहले कोई भी फॉर्मूला आता था रट्टा मार लेते थे। अभी वो काम नहीं कर रहा है। अभी वो काम करेंगे तो बस हो गया काम। अभी आप लोग अच्छे स्टैंडर्ड में आ गए ना, तो फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, कब आएगा, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, तो ज़्यादा समझ में आता है। क्लियर है कि नहीं? तो उस तरीके से पढ़ना है और डेली प्रैक्टिस करना है, जो आप लोग कर नहीं रहे हैं। सही बात है क्या? कर रहे डेली प्रैक्टिस? नहीं ना? पता है मेरे को। डेली प्रैक्टिस करना है। मैथमेटिक्स में अगर स्ट्रांग होना है डेली प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है? देखिए क्वेश्चन लिखे, इवैल्यूएट आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है 2 -1 3। ये दो मैट्रिसेस दे रखे हैं, दो है ना कि एक ही मैट्रिसेस हैं? दो मैट्रिसेस है, एक ये रहा एक ये रहा। इन दोनों को क्या करना है आप लोगों को? मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? पहले रो को पहले कॉलम से, फिर तो दूसरा रो तो इसमें आई नहीं, एक ही रो है इसमें। मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? क्यों कर सकते हैं? इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं? रो बाई कॉलम। तो इसमें कितने रो हैं और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम है तो 1/3। अच्छा इसका ऑर्डर क्या है? 3 रोज हैं। कितने रोज हैं? और कॉलम कितने हैं? एक ही कॉलम है। तो हमें पता है कि अगर ये अंदर वाले बराबर हैं, अगर अंदर वाले बराबर है तो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशंस होता था, हमने देखा था कि मैट्रिसेस को हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जब पहले वाले मैट्रिसेस का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिसेस का रो अगर बराबर है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बराबर है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्टेंट आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा? वो 1 by 1 ऑर्डर का आना चाहिए, मतलब कि एक ही रो होना चाहिए और एक ही कॉलम होना चाहिए। ठीक है? चलिए कोई नहीं, कर देते हैं मल्टीप्लाई। पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 4 8 प्लस -1 × 3 -3 प्लस 3 × 1 ये हो गया। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हाँ 8 आ गया। +3 -3 कट गया ना, तो क्या आ जाएगा? 8। अब इसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स है? एक ही रो है और एक ही कॉलम ही है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 by 1 हो जाएगा। हो गया, सिंपल है।
ये तो बहुत इजी था। हो गया? एक और क्वेश्चन दो। देखिए, जैसे मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए, इफ A इज इक्वल टू, A 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस है, ठीक है। इफ A इज इक्वल टू 1 - 3 4 2, B इज इक्वल टू 4 1 3 - 2, show that AB doesn't equal to BA। आप लोगों को शो करना है कि AB जो होगा वो BA के बराबर नहीं होगा। तो शो कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को, दोनों को सॉल्व करेंगे। लास्ट में मतलब क्या है, A और B को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर B एंड A को मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों जो आएगा वो अलग अलग आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? पक्का? करें मल्टीप्लाई? चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकाला तो पहले किसका आना चाहिए एलिमेंट्स? ए के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 - 3 4 2। यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? 4 1 3 - 2। अब अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रो कॉलम से, तो पहला रो पहले कॉलम, तो 1 × 4 4 -3 × 3 -9, ठीक है। पहला रो सेकंड कॉलम, तो 1 × 1 1 -3 × -2 5 6, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 4 जा, अच्छा 4 × 4 16 प्लस 6। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 × 1 4 2 × -2 -4। यही तो होगा ना? इसमें कोई डाउट? 4 - 9 ये 7, ये कितना हो जाएगा? 20, अच्छा हाँ 22, 4 - 4 0। क्लियर है कि नहीं? ये क्या निकल कर आया? ए बी तो निकल कर आया। पक्का? वे ये निकालें। चलिए बी ए, तो बी के एलिमेंट्स हैं 4 1 3 - 2। ए के कितने हैं? 1 - 3 4 2। पहला रो पहला कॉलम, 4 1 जा प्लस 1 4 जा 4 4 × -3 -12 1 × 2 +2। क्लियर है? 3 × 1 3 -2 × 4 -8, 3 × -3 -9 -2 × 2 -4। ये कितना आ जाएगा? 8 -10, ये कितना आ जाएगा? -5, ये कितना आ जाएगा? माइनस। बराबर है क्या? नहीं। दो मैट्रिसेस बराबर कब होते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। तो ये बराबर हो सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है क्या बराबर? नहीं है ना? तो ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं? आप नीचे क्या लिख देंगे? ए बी डजंट इक्वल टू बी ए, हेंस प्रूव्ड। काम खत्म। क्लियर? स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आप लोगों को प्रूव करना है। इफ a इज इक्वल टू 4 8 -2 -4
ये आप लोगों को दे रखा है, मतलब मैट्रिसेस ए आप लोगों को दे रखा है और आप लोगों को बोला है कि आप लोगों को प्रूव करना है कि ए स्क्वायर जो निकल कर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 कहने का मतलब क्या हुआ, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या हुआ, एक मैट्रिक्स आएगा जिसके अंदर सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। एक भी एलिमेंट अगर 0 नहीं है तो जीरो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। तो मतलब ए स्क्वायर जब हम करते हैं तो सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। करिए ए स्क्वायर करके ट्राई देखिए कैसे करेंगे। ए स्क्वायर इंटू करेंगे, वही ए इंटू ए करेंगे। ए इंटू ए, सही बोल रहा है क्या ये, सही बोल रहा है? हाँ, ऐसा तो नहीं कि पहले वाला ये बाद वाले में होगा, बाद वाला ये बाद में पहले होगा, नहीं वही होगा। चलिए मौसम इतना बढ़िया हो गया, घूमने वूमने जा रहे हैं कि नहीं आप लोग? फिर क्या फ़ायदा हुआ ऐसे मौसम का, बताइए। सब लोग बारिश का मौसम यहाँ पुणे में इंतज़ार करते हैं कि बारिश का मौसम होगा, वाटरफॉल स्टार्ट होंगे तो हम घूमने जाएंगे, और आप लोग अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, बताइए। ऐसा है क्या, दिन रात पढ़ाई करते रहते हैं? ऐसा है? कभी कभी घूमने भी जाया जाता है? वैसे हम मैथ्स का सिलेबस जो है वो 2 से 3 बार कंप्लीट कर, 2 बार तो एटलीस्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है? 2 बार करना ही पड़ेगा कम से कम। जीरो आ रहा है, आपको मिलते हैं 5 नंबर। बुक करते हैं, देखिए बुक्स, कोई भी बुक लेंगे तो सफिशिएंट नहीं होता है। कोई भी बुक किसी एक एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होता है क्या? नहीं। बुक से आप क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स कर सकते हैं ना। अब एक ही चैप्टर में जैसे मैथ्स का लेंगे तो एक ही चैप्टर में करोड़ों क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप ये थोड़ी कह सकते कि नहीं हम एक बुक करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, अब क्वेश्चंस को घुमा घुमा कर दिया जाएगा, समझ में आ रहा? सारे क्वेश्चंस आप नहीं कह सकते कि सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे कि नहीं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। अब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो ऐसा नहीं कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व ही कर लेंगे, समझ में आ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन को घुमा घुमा कर भी पूछेगा ना, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछेगा, डायरेक्टली तो पूछेगा नहीं। तो आपको प्रैक्टिस भी चाहिए। अब वो प्रैक्टिस करने के लिए एक चैप्टर के लिए काफ़ी क्वेश्चंस करना पड़ेगा, समझ में आ रहा? ऐसा नहीं कि कोई भी एक चैप्टर में कोई भी एक टीचर कह सकता है कि मैं परफेक्ट हूँ इस चैप्टर में, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लो इस चैप्टर का मैं बता नहीं सकता, ऐसा नहीं होता है। कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता एक चैप्टर में। तो आप कितना भी प्रैक्टिस कीजिए, एक बुक से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। हाँ, उस बुक्स के क्वेश्चंस अगर आपके कंप्लीट हो गए तो और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं कि बस अपना दिमाग को छोटा सा कर लिया कि नहीं हमको ये बुकलेट मिला था उसके क्वेश्चन हमने कर लिए बस हो गया, समझ में आ रहा? अगर आप लोग मैथ्स का मांगेंगे तो मैथ्स का तो मैं इतना मटेरियल दे दूंगा कि आपको 10 साल लग जाएंगे उसको सॉल्व करने में।
मेरे पास लैपटॉप है, उसके अंदर 1 टेराबाइट मेमोरी है, उसमें वो पूरा मैथ्स के क्वेश्चन ही भरे हुए हैं। समझा रहा? तो सोचिए कितने सारे फाइल्स होंगे, कई हज़ार फाइल्स हैं और एक एक फाइल में हज़ारों क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस का तो लिमिटेशंस ही नहीं है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका चैप्टर उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। समझा रहा? क्योंकि आप खुद देखिए ना, जैसे मैट्रिसेस आप कर रहे हैं, अब मैट्रिसेस का कि जितना भी क्वेश्चंस मैं पूछूंगा आप कर लेंगे क्या? मल्टीप्लिकेशन तो कर ही लेंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज़ वाले आएंगे फिर, क्वेश्चंस होते हैं ना ट्रिकी। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, एकदम कमांड कर लीजिए। और भी आपको, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपको और भी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। पहले बुक्स को बुकलेट कंप्लीट कीजिए, फिर आपको और भी दिए जाएंगे क्वेश्चंस। मैथ्स का चाहिए तो मैं मैथ्स का दे दूंगा, फिजिक्स का चाहिए तो आप तपेसर से बात कीजिए। समझा रहा? क्लियर ना? अगर आप बोलेंगे तो मैं अपने भाई से भी कुछ नोट्स लेकर आप लोगों को दे सकता हूँ। मेरा भाई भी फिजिक्स पढ़ाता है, तो मैं उससे लेकर आप लोगों को दे सकता हूँ। केमिस्ट्री का कोई गारंटी नहीं है, नहीं, आप निशान सर से पूछेगा वो दे देंगे, मटेरियल कुछ दे देंगे, लेकिन पहले बुकलेट तो कंप्लीट कीजिए। ठीक है, चलिए इसका ए स्क्वायर निकालें। ए स्क्वायर को हम a इंटू ए लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 4 8 -2 -4 4 8 -2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 16 -16, ठीक है। 4 8 जा 32, 8 4 जा 32, -2 इंटू -4 -8 +8, यहाँ पर -16 और यहाँ पर कितना हो जाएगा +16, 0 ही तो आ गया। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, सारे 0 हो गए। यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे? प्रूव्ड। ये छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा है इसमें, बताइए हो गया प्रूफ। क्लियर है ना? आपको मल्टीप्लिकेशन आ गया पक्का? तो इस तरीके से कर रहे हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, आसानी क्वेश्चंस है। समझ में आ रहा? अभी क्या होगा कि अभी ऐसे ही आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन आएगा, ट्रांसपोज के क्वेश्चंस आएंगे। अभी आप लोग 11th स्टैंडर्ड में है ना, जब 12th में आएंगे तो आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे इन्वर्स निकालने के। मैट्रिसेस दे देगा, उसका इन्वर्स निकालना है, तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है इन्वर्स निकालना। अब इन्वर्स भी हम 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। क्या होते हैं? मेथड को हम कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। दूसरा होता है कोफैक्टर मेथड। क्या होता है? और तीसरा होता है शॉर्टकट मेथड, मतलब वो शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर लेना। तो आपको यूज़ नहीं करना है, हाँ आप यूज़ कर सकते हैं, आपको मैं बताऊंगा कैसे निकालना है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से इन्वर्स, ये लंबे तरीके से निकालेंगे, आप 2-3 लाइन के अंदर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2 तरीका तो आप लोगों को सीखना ही सीखना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस और कोफैक्टर मेथड। वो भी आसान है, बस थोड़ा सा लेंदी होता है। ठीक है, आसान है, थोड़ा सा लेंदी होता है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। इतना ही करेंगे आज के लिए, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। आपके बुक में काफ़ी क्वेश्चंस हैं, वहाँ से आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू BA। अभी एक क्वेश्चन में देख रहा था, उसमें दे रखा है प्रूव दैट AB इज इक्वल टू BA, और A भी आपको एक मैट्रिसेस दे रखा है और B भी मैट्रिसेस दे रखा है। तो ऐसे कुछ मैट्रिसेस होते हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको उल्टा कर दें, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर आते हैं, लेकिन वो सारे मैट्रिसेस के लिए वैलिड नहीं है। समझ में आ रहा है ना? वो सारे मैट्रिसेस के वैलिड नहीं है। कुछ मैट्रिसेस ऐसे होते हैं, जैसे A और B हो गए, तो उनको जब AB करें और BA करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर आएगा। लेकिन वो, इसका मतलब ये नहीं कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, वो तो कुछ मैट्रिसेस के लिए है ना, कुछ ही तो मैट्रिसेस के लिए है। क्लियर है कि नहीं? अब आप बोलेंगे कि एक A है जो है आइडेंटिटी मैट्रिसेस, क्या है? एक B है जो है जीरो मैट्रिक्स। अब A और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। और B और A को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, AB इक्वल टू BA हो गया। तो वो सारे मैट्रिसेस के लिए होना चाहिए, तभी तो उसको बोलेंगे हाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, सारे मैट्रिसेस के लिए होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि किसी एक मैट्रिक्स क्लोज है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए प्रूव करना होगा, तो उसमें कुछ भी नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करेंगे, लास्ट में दोनों बराबर आ जाएगा, लिख देंगे हैंस प्रूफ, काम खत्म। तो वैसे कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अभी इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन वाले कुछ क्वेश्चंस कीजिए आप लोग, ठीक है।